हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना खेमनी चक से। और मेरे बच्चों, आप लोगों ने कहा कि सर 80-20 रूल जो आप बताए थे उस पर वीडियो लाइए, और आप लोगों ने कहा भी कि क्या एस मनी सर सच में 80-20 रूल होता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जैसे मेरे बच्चों पैटर्न होता है एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट का, वैसे ही पैटर्न होता है क्वेश्चन सेट करने वालों का। उसके पास होता है कि इतना परसेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछना होता है, इससे पूछना ही पूछना इस टॉपिक से। और उसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं वीडियो लाया हूं। मतलब कि मैं वो 20% सिलेबस बताऊंगा जिससे 80% क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको ना मतलब एग्जाम के पहले इतना सिलेबस कवर कर ही लेना चाहिए एटलीस्ट आपको। वैसे अगला भी वीडियो आने वाला कि कौन कौन सा कम से कम चैप्टर पढ़ लीजिए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट्स वगैरह भी मैं डालूंगा। और आप लोगों में कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर आप बहुत बेस्ट टीचर है बट इरेगुलर है, और मैं इस चीज को मानता हूं। ये मेरी कमी नहीं, मजबूरी थी, जो कि मैं थोड़ा दिक्कत में था। लेकिन हाँ, सीजन अब बिल्कुल सही हो गई है, और इसलिए अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं बहुत रात को लगभग 10-10:30 बजे बना रहा हूं, और आते अपलोड होते होते 11:30 हो जाएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ हूं तो स्टार्ट करते हो बच्चे। अच्छा, एक चीज और, जो बच्चे पीडीएफ अगर डाउनलोड नहीं किए हैं या पीडीएफ जिनको नहीं पता है तो नया वाला एमिंग हाई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, उसमें मिल जाएगा। ओके, इसको अपने स्टेटस में जरूर लगाइएगा मेरे बच्चों, सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर समझ गए ना वीडियो किस चीज का है। 20% वो सिलेबस जिससे 80% क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला चैप्टर में एक वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से भदौरिया क्वेश्चन पूछता है। कई बार पूछेगा कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दो वैद्युत बल रेखा कभी कट क्यों नहीं करता है, या वैद्युत बल रेखा के दो गुण को लिखे, या किसी चालक यानी किसी कंडक्टर पे वैद्युत बल रेखा ऐसे परपेंडिकुलर क्यों होता है, लंबवत क्यों होता है। इस तरह से मतलब घुमा घुमा के लेकिन पूछता ही पूछता है। और दूसरा मेरे बच्चों वैद्युत फ्लक्स से, ओ माय गॉड, इसको कैसे भूल सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय से आपको पता है कि 4 डेरिवेशन है, उसमें एक डेरिवेशन बहुत MVVI है। या फिर गॉस प्रमेय अपने आप में, गॉस थ्योरम अपने आप में एक डेरिवेशन है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछता है, दोनों एक टॉपिक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और लिख लीजिए कि ये टॉपिक कितना लिख लीजिए, ताकि एग्जाम के पहले ना आप इस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ ले। ओके मेरे बच्चों, चलिए दूसरे चैप्टर पे आता हूं। देखिए, दूसरे चैप्टर का एक है समविभव तल, जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इसके गुण से। कभी कभी पूछता है कि समविभव तल के दो गुण को लिखे, कभी कभी पूछता है कि दो समविभव तल कट क्यों नहीं करता, और भी जो चीज है वो एक वैद्युत द्विध्रुव, इसको तो भूल नहीं सकते हैं। यानी चैप्टर 1-2 को मिला के भी सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो मैं तो वैद्युत द्विध्रुव भी बोलता हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक देखा गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर साल कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन यानी संधारित्र के संयोजन से क्वेश्चन पूछता है। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे देगा, बोलेगा बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, या इस तरह से ऐसे करके फिगर दे देगा, इसमें ही बोलेगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो वो चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे अगर मैं चलूं तो अगला देखिए, आप देख सकते हो समांतर पट्टिका संधारित्र और परावैद्युत से भी क्वेश्चन पूछता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उससे रिलेटेड, या उसके प्लेट के बीच कोई मैं परावैद्युत मटेरियल डाल दिया उससे रिलेटेड। आप समझ रहे होगे मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे आओ। इसके बाद तो चैप्टर 3 में देख लीजिए प्रतिरोध और उसका संयोजन, जिससे क्षमता, उष्मा, ये सब पे ऑब्जेक्टिव पूछता है। वैसे ये माइनर चीज है बट उष्मा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। कई बार देखिएगा V²/RT या I²RT, या क्षमता में सिर्फ ऐसे T हटा देते हैं तो सिर्फ V²/R या I²R जो पावर होता है वो। और अगला मेरे बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज या गैल्वेनोमीटर जो होता है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, विभव मापी, ये सब मेरे बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विभव मापी भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेरे बच्चों हमारा मीटर ब्रिज जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर गलती से लिखा गया, इसका अगला चैप्टर का ये पार्ट है, चैप्टर 4 का पार्ट है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, विभव मापी, और यहां लिख सकते हैं मीटर ब्रिज, जिसको बोलते हैं मीटर सेतु, मीटर सेतु, मीटर सेतु, इंग्लिश में मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख सकते हैं। चौथा चैप्टर में अगर आ जाओ तो बायो-सेवर्ट्स के नियम से डायरेक्टली पूछता है कि बायो-सेवर्ट्स का नियम लिखिए, उसका जो उपयोग है, उससे जो डेरिवेशन है वो पूछता है। जैसे कि वृत्ताकार कुंडली के सेंटर पे कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, या फिर और भी चीजें जो मेरे बच्चों, ठीक है। अगला हूं तो आवेश तथा धारा पर लगने वाला बल मेरे बच्चों, कि कहीं आवेश रखा हुआ है तो उस पर कितना बल लगेगा, या कहीं करंट बह रहा है तो उस पर कितना बल लगेगा। और एक परिनालिका सोलेनॉइड, सोलेनॉइड वाला टॉपिक जरूर पढ़िएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है भी वो, ठीक है। इससे तो फॉर्मूला पूछेगा लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको। आगे आता हूं। इसके बाद अगला चैप्टर 5 में नमन कोण, डीप एंगल, जिससे आपको कई बार न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी मिलता है, और कभी कभी डीप एंगल क्या है वो भी पूछ देता है आपको।
और उसके बाद चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, इससे 5 नंबरिया क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 3 तरह का होता है ना, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, सुने होंगे ना, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो वो तीनों पदार्थ में कभी कभी बोलता है किसी का 2-2 गुण लिख दो या 4-4 गुण लिखो, 5 नंबर में पूछता है। तीनों में अंतर बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगला में आ जाऊं तो अगला चैप्टर में फैराडे का नियम, लेंज का नियम। लेंज का नियम तो कई बार पूछा है कि लेंज का नियम किस चीज पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ओके, और प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, इसको जरूर देखिएगा, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो, स्वप्रेरकत्व, या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो आप स्वप्रेरकत्व भी देख लीजिएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला हो मेरे बच्चों, तो अगला हमारा वर्ग माध्य मूल संबंध। ये देखिए इसका आरएमएस रिलेशन मेरे बच्चों, ये ठीक है। अगला हो तो प्रत्यावर्ती धारा एसी सर्किट का है वो, और ट्रांसफार्मर, ये देख लीजिएगा। ये इसको देखिए, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं ना, इसमें समय लगेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कहूंगा छोड़ ही देने। लेकिन ट्रांसफार्मर, जनरेटर और वर्ग माध्य मूल संबंध जो होता है, आरएमएस रिलेशन, उसमें एमसीक्यू देखने को मिलता है। कई बार बोलेगा ऐसे क्वेश्चन में कि आई नोट की वैल्यू कितनी होती है, या आई आरएमएस कितनी होती है, तो आई नोट बटा √2। कभी पूछ देगा कि आई आरएमएस बटा आई नोट कितना होगा, कभी आई नोट बटा आई आरएमएस पूछता है, ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, तो इसे देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर में हमारा गुण और उपयोग, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका गुण क्या होता है और उसका उपयोग क्या होता है। कभी गामा किरण के बारे में पूछ देगा, कभी दृश्य प्रकाश के बारे में पूछ देगा, कभी माइक्रोवेव के बारे में पूछ देगा, कभी रेडियो तरंग के बारे में पूछ देगा, कभी एक्सरे के बारे में पूछ देगा कि एक्सरे का गुण और उपयोग क्या है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि प्ले स्टोर से नया वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, नया वाला कैसा लोगो और यहाँ पे न्यू लिखा हुआ मिलेगा। आगे मेरे बच्चों अगला चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स में। देखिए रे ऑप्टिक्स में तो वैसे रे ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी इसमें लेंस वाला पार्ट को जरूर पढ़िएगा। खास करके लेंस वाला में जो लेंस का संयोजन होता है वो, लेंस मेकर फॉर्मूला यानी लेंस निर्माण का सूत्र होता है वो, और एक डेरिवेशन जो होता है ना ऐसे करके वक्र सतह पे कर्व सरफेस पे वाला, देखिए μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो लेंस वाला टॉपिक को खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और वही अपवर्तनांक का सूत्र ये वाला फॉर्मूला है। तो ये दोनों चीज कर लीजिएगा, लेंस में वही लेंस निर्माण का सूत्र जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो, और लेंस का जो संयोजन होता है वो। ठीक है, और ये वाला एक फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, इसका डेरिवेशन ये 5 नंबर में कई बार पूछा है। और एक प्रिज्म पढ़ लीजिएगा, प्रिज्म का भी डेरिवेशन पूछता है, उसमें न्यूमेरिकल भी आता है कभी कभी। आते हैं अगले चैप्टर पे तरंग प्रकाशिकी में। तो तरंग प्रकाशिकी में सबसे पहला जो बहुत एमवी भी आई है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लॉ है। अगर आप रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का लॉ नहीं यानी नियम नहीं प्रूव कर रहे हैं हैजन के सिद्धांत से, तो बहुत दिक्कत कर रहे हैं। मतलब आप समझिए ना कि 10 साल एग्जाम अगर हुआ है तो उसमें 9 बार पूछा है ये चीज, इतना इंपॉर्टेंट है। और यंग का प्रयोग, बाई डीएससी यंग का प्रयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। यंग के प्रयोग में पूछता है फ्रिंज की चौड़ाई वगैरह। अगला चैप्टर 11 में मेरे बच्चों डुअल नेचर में जो छोटा छोटा डिफिनेशन है, जैसे कार्यफलन जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है वो, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगला बात करेंगे मेरे बच्चों तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला है 12 नंबर में मेरे बच्चे देख लीजिए, तो अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग यानी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछता है, और बोर मॉडल पे। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड सर किए थे उससे क्या क्या रिजल्ट मिला, उसका डायग्राम बनाइए, बताइए कि क्यों नाभिक का अधिकांश भाग खाली होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, बोर के मॉडल भी देख लीजिएगा। बोर के मॉडल में ना अब जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ये सब है, वो सब देख लीजिएगा अच्छे से, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज। और खूब है ना, तो एक ऊर्जा वाला फॉर्मूला भी देख लीजिएगा बोर के मॉडल में, ये -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये भी देख लीजिएगा। अगला चैप्टर नाभिक में, एक नाभिक का आकार, नाभिक है मेरे बच्चों, तो नाभिक की त्रिज्या जो r है वो तो हम लोग को अच्छे से पता है कि r की वैल्यू होती है r0 इंटू a का पावर 1/3। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। अगला है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता भी आपको पता होगा, जिसमें आप लोगों से अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे के बारे में पूछता है, तो ये चीज देख लीजिएगा। और ये नाभिक के आकार में ना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये पूछा है, कई बार ये फॉर्मूला पूछा है। अगला आ जाए चैप्टर 14 में, तो पहला पीएन प्रकार जो होता है अर्धचालक, पी टाइप, एन टाइप। पी टाइप कब बनता है, एन टाइप कब बनता है, 5 वैलेंसी वाले को मिलाने से एन टाइप बनता है, पता होगा 3 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है, वो देख लीजिएगा। डिस्टकारी रेक्टिफायर 5 नंबर में पूछा है, और डिस्टकारी से 1 नंबर में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये कि बताइए कि जो रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड यूज होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड यूज होता है, ऑब्जेक्टिव में वो दिखेगा। और 5 नंबर में तो पूरा डायग्राम वगैरह बना के बोलेगा। और एक लॉजिक गेट बहुत जरूरी है,
जो बेसिक गेट होता है एंड और नॉट, और उसको मिला के नैंड और नॉर बनता है वो। अगला चैप्टर 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर चैप्टर में ना MVVI ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। सर ये क्या है? तो क्या है ना कि 15 नंबर चैप्टर में 10, 11, 12 वो ऑब्जेक्टिव और उसी से क्वेश्चन पूछता है हर साल 15 नंबर का। जनरली ऑब्जेक्टिव उसी से पूछता है। जो PDF कोर्स आप लोग को नए वाले MVVI ऐप में दिया हूं ना, उसमें है, वो जाके चेक कर सकते हैं। और एक होता है बच्चों आयाम मॉड्यूलेशन से, परास से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और रेंज से, टीवी के टावर का रेंज कितना होगा उससे क्वेश्चन पूछता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको स्टेटस में जरूर लगा दीजिएगा मेरे बच्चों, व्हाट्सएप स्टेटस में, फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये मुझे बताइए, कल मैं डालूंगा। और एक चीज और मुझे पूछना है कि क्या लाइव आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव का लाइव और सब्जेक्टिव का लाइव का क्लास में 2-3 दिन रख के आपके कंप्लीट करवा दूं क्या टेस्ट लेके? अगर आप कहिएगा जरूर करवाऊंगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए मेरे बच्चों। मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। ये सारे टॉपिक को ना कॉपी में लिखिए और विजुअलाइज करिएगा कि क्या आपको ये सारा पता है अच्छे से, ये जरूर देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।